हाय फ्रेंड, आज हम लोग देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके एंड जीएस के प्रश्न को और साथ में करंट अफेयर के प्रश्न को। इस वीडियो में मैंने फ्रेंड 25 प्रश्नों को शामिल किया है, जिसमें 10 प्रश्न जीके के और 10 प्रश्न जीएस के शामिल है। साथ में महत्वपूर्ण करंट अफेयर के कुछ प्रश्न को भी शामिल किया है। फ्रेंड, यदि आप अपने अभी तक के वर्तमान की परीक्षाओं से असंतुष्ट है और आपको लगता है ऐसा कि आप कुछ कर सकते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, तो फ्रेंड आइए आप मेरे चैनल से जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए ताकि आप मुझे भी हौसला बढ़ा सके और साथ साथ आप भी अपनी तैयारी को मजबूत कर सके। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा आपके सामने इस वीडियो का सबसे पहला मोटिवेशनल कोड। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक मोटिवेशनल कोड के साथ चलते हैं। तो कहा जाता है, जब मंजिल पर चल पड़े हो तो कांटों को देखकर रास्ता मत बदलना, क्योंकि अगर फूलों पर चलना है तो कांटों को उनकी औकात दिखानी होगी। तो आइए चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 1 की ओर। और ये रहा आपके स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 में पूछा गया है, जिस प्रक्रम के द्वारा सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा संचलित होती है उसे क्या कहते हैं? चालन, संवहन, विकिरण, अंतरिक्षी विक्षोभ। तो इसका सही उत्तर है विकिरण। तो आइए इससे विशेष जुड़ी कुछ और बातों को भी ध्यान में रखते हैं ताकि आपको यह लंबे समय तक याद रखा जा सके। तो अगला प्रश्न है, और ये रहा आपके सामने कुछ जुड़ी बातें। प्रश्न से कहा जाता है, ऊष्मा संचरण की एक ऐसी विधि है जिसमें ऊष्मा का संचरण बिना किसी माध्यम के या माध्यम रहने पर माध्यम को बिना गर्म किए होता है। तो आप ये एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो आइए चलते और कुछ बातों से जुड़ी हुई। ऊष्मा संचरण की सबसे तीव्र विधि विकिरण विधि है। याद रखिएगा, ऊष्मा संचरण की सबसे तीव्र विधि विकिरण विधि को माना जाता है। आइए और इससे कुछ जुड़ी बातों को हम लोग देखते हैं। और इससे जुड़ी बातें इस प्रकार है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचती है विकिरण विधि के द्वारा। याद रखिएगा फ्रेंड, सूर्य की रोशनी जो पृथ्वी तक पहुंचती है विकिरण विधि के द्वारा, जबकि वायुमंडल गर्म होता है संवहन विधि द्वारा। याद रखिएगा, वायुमंडल गर्म होता है संवहन विधि द्वारा और सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पहुंचती है विकिरण विधि द्वारा। तो आइए चलते हैं इसके साथ अगले प्रश्न की ओर। और ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाना जाता था? चक्रवर्ती, प्रियदर्शी, कर्मदेव, धर्मकीर्ति। तो इसका सही उत्तर है प्रियदर्शी। जी हाँ दोस्तों, अशोक अपने शिलालेखों में ज्यादातर प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था। तो आइए इससे विशेष कुछ जुड़ी और बातों को भी हम लोग ध्यान में रखते हैं ताकि आपको एग्जाम में लंबे समय तक याद रखा जा सके। तो आइए देखते हैं। कहा जाता है, सम्राट अशोक शिलालेख के माध्यम से जनता तक सीधे अपनी बात रखता था। यानी शिलालेख ऐसा माध्यम था जो जनता तक शासक के संदेश को पहुंचाने का कार्य करता था। तो आइए और कुछ जुड़ी बातों को देखते हैं। कहा जाता है, सम्राट अशोक केवल एक शिलालेख लघु शिलालेख में कहा गया है। केवल एक शिलालेख लघु शिलालेख में कहा गया है। बाकी अन्य शिलालेखों में ज्यादातर अशोक का नाम देवनाम प्रियदर्शी के नाम से अंकित है। यानी कि अशोक को देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी के रूप में जाना जाता था। ये सारे फ्रेंड आपके एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने इसे नोट में शामिल कर ले, क्योंकि आने वाली आगामी परीक्षाओं में इसके पूछे जाने की ज्यादा संभावना है। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण करवाया? फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, बलबन, सिकंदर लोदी। तो इसका सही उत्तर है फिरोज शाह तुगलक। याद रखिएगा फ्रेंड,
फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली सल्तनत में यानी दिल्ली सल्तनत के ऐसे शासक थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया और इसी कारण फ्रेंड इन्हें दिल्ली का कल्याणकारी शासक भी कहा जाता है। आप जानते होंगे फ्रेंड, फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल 1351 से 1388 तक चला। आप इसको सारे को नोट कर लीजिएगा, ये भी एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अगला प्रश्न है, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? श्यामाजी कृष्ण वर्मा, रास बिहारी बोस, रामचंद्र, तारकनाथ दास। तो इसका सही उत्तर है श्यामाजी कृष्ण वर्मा, यानी लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक श्यामाजी कृष्ण वर्मा थे। तो आइए इससे जुड़ी कुछ और बातों को भी देख लेते हैं। और ये रहा आपके सामने। कहा जाता है लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना का उद्देश्य था ब्रिटेन में भारतीय छात्रों के बीच राष्ट्रवाद को बढ़ाना। ब्रिटेन में भारतीय छात्रों के बीच राष्ट्रवाद को बढ़ाना तथा आपको यह भी याद रखना है लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में श्यामाजी कृष्ण वर्मन के द्वारा किया गया था। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, किस पौधे की पत्तियां कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाती है? गुलाब, एजला, कैक्टस, लेमना। तो इसका सही उत्तर है कैक्टस। याद रखिएगा कैक्टस। तो आगे आइए इससे जुड़ी कुछ और प्रमुख बातों को भी हम लोग देख लेते हैं ताकि आपको एग्जाम के व्यू से याद रखा जा सके। और ये रहा आपके सामने इससे जुड़ी कुछ प्रमुख बातें। कहा जाता है यह पौधा वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए इसकी पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती है। यह पौधा वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए इसकी पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती है। आप यह भी जानते होंगे कि सबसे बड़ी पत्ती वाली पौधा विक्टोरिया रिजिया है। और आप ये भी जानते होंगे विक्टोरिया रिजिया भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में पाया जाता है और इसके साथ साथ विक्टोरिया रिजिया एक जलीय पादप है। तो आइए इसके साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, क्रमशः ए और बी रुधिर वर्ग वाले पिता और माता। ऑप्शन संख्या 1 ए बी रुधिर वाले बच्चे को जन्म दे, ओ रुधिर वाले बच्चे को जन्म नहीं दे सकते हैं। अगला ऑप्शन है ओ रुधिर वर्ग वाले बच्चे को जन्म दे सकते हैं। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसका सही उत्तर है यदि माता का ब्लड ग्रुप ए हो, पिता का ब्लड ग्रुप बी हो, या फिर माता का बी पिता का ए। तो आपको फ्रेंड यही याद रखना है दोनों में से अगर किन्हीं का ब्लड ग्रुप ए होता है तो वह अपने संतान को किस ब्लड ग्रुप वाले रूप में उत्पन्न करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा सारे ब्लड ग्रुप, यानी अपने संतान ब्लड ग्रुप ए को भी, बी को भी, ए बी को भी और ओ को भी, यानी सारे ब्लड ग्रुप वाले संतान की उत्पत्ति कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दिल्ली घराना के प्रमुख कलाकार कौन है? तो आइए इसके चारों ऑप्शन को बारीकी से पढ़ेंगे और अंत में सही पर निशान लगाएंगे। तो अकरम खां, बड़े गुलाम खां, चांद खां, करामतुल्लाह खां। तो इसका सही उत्तर है चांद खां। तो आइए दोस्त चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। तो आइए फ्रेंड अगला प्रश्न में जाने से पहले हम कुछ मोटिवेशनल कोट की ओर बढ़ते हैं। और ये रहा इस वीडियो का दूसरा मोटिवेशनल कोट। तो आइए इस मोटिवेशनल कोट के साथ हम लोग बढ़ेंगे अगले वीडियो की ओर। कहा जाता है फ्रेंड, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे
वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचना, कल क्या होगा कभी मत सोचना, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो चलिए इस मोटिवेशनल कोट के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आइए इसके चारों ऑप्शन को बारीकी से पढ़ेंगे और अंत में सही उत्तर पर निशान लगाएंगे। मनप्रीत सिंह, हरप्रीत सिंह गिल, नवदीप सिंह गिल, नीरज चोपड़ा। तो इसका सही उत्तर है नवदीप सिंह गिल। इसका सही उत्तर ऑप्शन संख्या 3 नवदीप सिंह गिल। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अपेक्षिक आर्द्रता डॉट 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 क्या होगा? बढ़े हुए ताप के साथ बढ़ेगी, बढ़े हुए ताप के साथ घटेगी, घटे हुए ताप के साथ घट जाती है। ताप के बढ़ने से घटने से कोई संबंध नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, अपेक्षिक आर्द्रता बढ़े हुए ताप के साथ बढ़ती है। तो चलिए इसके साथ हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में जाने से पहले हम इससे कुछ विशेष बातों को जुड़ी हुई ध्यान में रखते हैं। कहा जाता है अपेक्षित आर्द्रता को हम लोग हाइग्रोमीटर से मापते हैं, हाइग्रोमीटर से मापते हैं। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अगला प्रश्न है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी, सी गोपालचारी जी। तो इसका सही उत्तर है भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेपी कृपलानी जी थे। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो आइए इसके चारों ऑप्शन को देखते हैं। राजस्व एकत्रित करने हेतु, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु, धार्मिक सद्भावना की स्थापना हेतु, स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने हेतु। तो इसका सही उत्तर है सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु, यानी ऑप्शन संख्या 2। तो आइए इससे जुड़ी कुछ विशेष बातों को भी अपने नोट कर लेते हैं हम लोग। और ये रहा आपके सामने। कहा जाता है मनसबदारी व्यवस्था एक सैन्य प्रशासनिक व्यवस्था थी। मनसबदारी व्यवस्था एक सैन्य प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसे अकबर द्वारा आरंभ किया गया था, यानी मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत अकबर के द्वारा की गई थी। तो आगे चलते हैं। कहा जाता है मनसबदारी व्यवस्था मंगोलों के दशमलव पद्धति पर आधारित थी। याद रखिएगा, मनसबदारी व्यवस्था मंगोलों के दशमलव पद्धति पर आधारित थी। तो आइए इसके साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ठगों को उन्मूलन करने हेतु, ठगों का उन्मूलन करने हेतु नेतृत्व में हुआ, यानी कि ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ? माफ कीजिएगा, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ? लॉर्ड क्लाइव, कैप्टन स्लीमन, लॉर्ड मिंटो, अलेक्जेंडर बर्न। तो इसका सही उत्तर है ठगों का उन्मूलन कैप्टन स्लीमन के द्वारा हुआ। तो आगे आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार के राज ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अगस्त 2022 में उत्तराखंड के राज्य सरकार के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश कार्तिक, ऋषभ पंत, अक्षय कुमार, रोहित शेट्टी। तो इसका सही उत्तर है ऋषभ पंत। इसका सही उत्तर है ऋषभ पंत। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन, प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन के लिए किए गए क्रियाकल्पों में प्रायोगिक पौधों को 2-3 दिन अंधेरे में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल नष्ट हो जाए, पत्तों में स्थित एंजाइम नष्ट हो जाए, पत्ता नरम हो जाए,
पत्ता स्टार्च रहित हो जाए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 1, क्लोरोफिल नष्ट हो जाए, इसीलिए पौधे को 2-3 दिन अंधेरों में रखा जाता है। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, तापमान में 100 डिग्री सेल्सियस का वाष्प उसी तापमान के जल से अधिक प्रभावकारी क्यों होता है? तो आइए इसके चारों ऑप्शन को देखेंगे, उसके बाद सही पर निशान लगाएंगे। कहा जाता है वाष्प गैसीय अवस्था में है और जल द्रव अवस्था में है। ऑप्शन संख्या 2, वाष्प में अतिरिक्त ऊष्मा होती है जिसको वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। या फिर चलते हैं अगले दो ऑप्शन में। ऑप्शन संख्या 3, जल में हाइड्रोजन अबंध होते हैं लेकिन वाष्प में नहीं। या फिर वाष्प में ऊष्मा का अंतरण जल की अपेक्षा आसान होती है। तो इसका सही उत्तर फ्रेंड है ऑप्शन संख्या 2। इसका सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 2, यानी कि तापमान में 100 डिग्री सेल्सियस का वाष्प उसी तापमान के जल से अधिक प्रभावकारी होती है। क्यों? क्योंकि वाष्प में अतिरिक्त ऊष्मा होती है जिसको वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो आगे आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल में ही असम का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? फागू चौहान जी को, गुलाब चंद्र कटारिया को, अनसुईया उइके को, या विश्व प्रताप शुक्ला को? तो इसका सही उत्तर है वर्तमान में गुलाब चंद्र कटारिया जी असम के राज्यपाल हैं। तो आगे आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? ऑप्शन संख्या 1, जहांगीर, हुमायूं, अकबर या शाहजहां? तो इसका सही उत्तर है जहांगीर। याद रखिएगा एग्जाम के व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष बातों को भी ध्यान में रखते हैं। तो आइए देखते हैं, उस्ताद मंसूर साहब, मुराद साहब, अबुल हसन साहब, विशन दास जी, ये सारे नाम कहीं ना कहीं उन चित्रकारों के हैं जो जहांगीर के दरबार में थे। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। आगे आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ? खाप पंचायत, जाति पंचायत, ग्राम पंचायत, जन पंचायत? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 3, ग्राम पंचायत। तो आइए इससे भी जुड़ी कुछ विशेष बातों को हम लोग देखते हैं। आप जानते होंगे भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था। और आप ये भी जानते होंगे इसका उद्देश्य विकास की प्रक्रिया में बढ़ावा देना या भागीदारी निभाना था। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या अधिक है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय? तो इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कुल 68 यानी 68 विधानसभा सीट है, जबकि अन्य तीनों राज्यों में 60 विधानसभा सीट है। तो इस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा विधानसभा सीट की संख्या है। तो आगे आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, पेशियों के अनोक्सी के दौरान ग्लूकोज आंशिक रूप से निम्नलिखित में से किसमें विघटित हो जाती है? एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड? तो इसका ऑप्शन संख्या सी यानी 3 इसका सही है, लैक्टिक एसिड। तो आगे आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां है अन्नामलाई की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां, सेवराय की पहाड़ियां, कार्डमम की पहाड़ियां? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 4, कार्डमम की पहाड़ियां। आप जानते होंगे कार्डमम की पहाड़ियां मुख्य रूप से चाय के लिए और इलायची के लिए प्रमुख मानी जाती है। तो आगे आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल में यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में
अपनाने वाला कौन सा देश बना है? तो हाल ही में यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा किसने बनाया है? तो यूक्रेन, तुर्की, आयरलैंड, क्रोएशिया। तो इसका सही उत्तर है क्रोएशिया। यानी हाल के दिनों में ही अपनी आधिकारिक मुद्रा की घोषणा यूरो को क्रोएशिया ने की है। तो आगे आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है नायलॉन, पॉलीप्रोपिलीन या फिर पॉलीएथिलीन या पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन संख्या सी यानी 3 पॉलीएथिलीन। तो आगे आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल के दिनों में $200 बिलियन संपत्ति गंवाने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? मुकेश अंबानी जी, एलन मस्क जी, अजीम जी प्रेम जी, जेफ बेजोस। इसका सही उत्तर है एलन मस्क। जी हाँ दोस्तों, हाल के दिनों में $200 बिलियन की संपत्ति गंवाने वाले पहले व्यक्ति एलन मस्क जी हो गए हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड, इस प्रश्न के बाद इस वीडियो की समाप्ति हो गई। यानी फ्रेंड, जाने से पहले हम लोग एक मोटिवेशनल कोट को देखेंगे और उसके बाद इस वीडियो को समाप्त कर देंगे। तो आइए इस मोटिवेशनल कोट को देखते हैं। कहा जाता है, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसा कि निशान बन जाए, चलो ऐसा कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए। तो आइए इस वीडियो के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।